नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती हैं। चुनाव आयोग सुना अनसुना करती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है और चुनाव आयोग भी सुना अनसुना करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है। ये एक प्रकार से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। देश के गृह मंत्री जो जयराम रमेश जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 150 कलेक्टर और डीएम को फ़ोन करके जो सूचना देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। पोलिंग एजेंट को जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार की, ये भी ठीक नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं था। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहाँ बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटो नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया है। महिला अपहरण मामले में निलंबित जज सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की तलाश की जा रही है। दरअसल वे हासन जिले के स्थित अपने आवास पर मौजूद नहीं थी। इसी को देखते हुए कर्नाटक एसआईटी की टीम ने रविवार को भवानी की तलाश में पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि भवानी को गिरफ्तार करने के लिए तलाश जारी है, जो फरार चल रही है। उन्होंने कहा कि वे कहीं छिपी हुई हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और कल इसके नतीजों का ऐलान होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही लोगों पर महंगाई का डबल अटैक हुआ है। पोल के बाद जहां टोल पर महंगाई बम फूटा है, तो अमूल का दूध खरीदना भी महंगा हो गया है। आम लोगों पर महंगाई का ये डबल अटैक उनकी जेब का खर्च बढ़ाने वाला है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ये लोग इसी को लेकर हार के अपने बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न किया, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने वापस ले लिया था। चुनाव आयुक्तों ने नियुक्ति को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद अब एग्जिट पोल को ये लोग नकार रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए।
तो राहुल गांधी को एक और गाना सुनना चाहिए। 4 जून की शाम को बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। राहुल गांधी फैंटेसी शब्द का तब से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जब से 2015 में वो 50 दिन से ज्यादा के विपासना में थाईलैंड गए थे। राहुल गांधी के पास अगले 5 वर्ष बचने वाला है। मुझे लगता है मूसे वाला ही क्यों, तमाम आर्टिस्टों के गाने सुन लें। 4 जून की शाम को यही नेता अपने तमाम वीडियोस और ट्वीट्स को डिलीट करते दिखेंगे। देखिए, कांग्रेस को पता है 4 जून की शाम को प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ये इसी को लेकर हार के अपने बहाने ढूंढ रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम पर प्रश्न किया, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद अब एग्जिट पोल्स को ये नकार रहे हैं और अब तो चुनाव आयोग पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को इन्होंने कहा था, इनके एक बड़े नेता ने, कि अब इन्होंने 150 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात की, अमित शाह जी ने। तो जब चुनाव आयोग ने इनसे ब्यौरा मांगा कि कौन कौन से वो 150 डीएम है और कब बात हुई, तो ये गायब हो गए। यानी शूट एंड स्कूट, दागो और भागो वाली कांग्रेस की जो रणनीति है आज भी जारी है। सिर्फ आरोप लगा देते हैं, जब आरोप के सबूत मांगते हैं तो ये कहीं नहीं दिखते। जाहिर तौर पर ये सिर्फ हार के बहाने खोज रही है कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा है कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है, ये उनकी फैंटेसी है। और जब पूछा गया कि कितने सीट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला गाना आपने सुना है, 295। फिर राहुल गांधी को एक और गाना सुनना चाहिए। 4 जून की शाम को बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। और वैसे राहुल गांधी फैंटेसी शब्द का तब से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जब से 2015 में वो 50 दिन से ज्यादा के विपासना में थाईलैंड गए थे। पता नहीं दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है, ये तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे। सीरियस नोट पे, राहुल गांधी को पता है कि जो भी इन्होंने भारत तोड़ो और तमाम यात्राएं की, किसी का कुछ फल नहीं निकलने वाला। देश की जनता को मोदी पसंद है, मोदी जी प्रचंड बहुमत से वापस आने वाले हैं। अब जितना समय राहुल गांधी के पास अगले 5 वर्ष बचने वाला है, मुझे लगता है मूसे वाला ही क्यों, तमाम आर्टिस्टों के गाने सुन लें। इंडिया ब्लॉक के जो तमाम बड़े नेता हैं, इंडिया ब्लॉक एज अ होल, सभी लोग दावा कर रहे हैं कि 295 सीट से कम नहीं आएगा। जयराम रमेश तो दावे के साथ कह रहे हैं कि असंभव है 295 से कम आना। झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने असेसमेंट कर लिया, 295 हम जीतेंगे और झारखंड में भी 10 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। और ये जो एग्जिट पोल है वो गलत दिखाया जा रहा है। देखिए, अभी रिजल्ट आने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो जितना इनको बयान देना है, अपनी छाती पीटना है और बड़े बड़े बातें कहना, इनके पास थोड़ा समय बचता है। क्योंकि 4 जून की शाम को यही नेता अपने तमाम वीडियोस और ट्वीट्स को डिलीट करते दिखेंगे जिसमें उन्होंने बड़े बड़े जीतों का दावा किया था। देखिए, तमाम एग्जिट पोल्स इंडी गठबंधन को 80 से 120 सीट के बीच में दे रहे हैं, लेकिन ये जितने बड़े नेता हैं सब 295 का फिगर कह रहे हैं। तो ये बाकी सीटें कहाँ से आएंगी? क्या ये बाकी सीटों को टेम्प्रोरी अरेंजमेंट में अब्दुल टेंट हाउस से मंगाएंगे? क्योंकि इसी अब्दुल के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, इसी अब्दुल को आरक्षण देने की बात कही थी। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमें नहीं लगता कि कोई ऑल्टरनेटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रचंड बहुमत से 400 सीटों के आंकड़ों को हम कहीं ज्यादा पार करेंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी होगी देश के प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पीपलोदी गांव में रविवार देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 अन्य घायल हो गए, एक अधिकारी ने जानकारी दी। राजगढ़ के जिला अधिकारी हर्ष दीक्षित ने बताया कि घायलों में से 13 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों को 6 से 7 एम्बुलेंस की मदद से राजगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया। वहीं 2 लोगों को सिर और छाती पर चोट लगने के कारण बेहतर उपचार के लिए भोपाल भेजा गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल पर रविवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के बारे में जो दिखाया जा रहा है उस पर मैं विश्वास नहीं करती। एग्जिट पोल बिल्कुल अस्पष्ट और फर्जी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को भारी बढ़त मिलने का दावा किया गया है। पिछले कई दिनों देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसके चलते कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए कुछ अपील करते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से एक फतवा जारी किया गया है। इसमें मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने गर्मी से बचाव के लिए खास अपील की है।
ये ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और मुस्तकिल जो गर्मी में इजाफा और शिद्दत हो रही और हीट वेव है, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे शहर के एक सोशल एक्टिविस्ट जनाब तारिक खान साहब ने दारुल इफ्ता फिरंगी महल में एक क्वेश्चनर दाखिल किया और जिसमें कि उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या इन सब चीज़ों से हिफाजत के लिए मज़हब इस्लाम में कोई रहनुमाई मौजूद है। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फिरंगी महल ने फतवा जारी करते हुए इस बात को वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें इंसानों और जानवरों के लिए इस दुनिया में नाजिल फरमाई हैं, उन सब की हिफाजत करना तमाम इंसानों का बुनियादी मजहबी फरीज़ा है। और इस सिलसिले में इस फतवे में इस बात की भी उनको भी वाज़ेह किया गया है और हिदायत दी गई है कि तमाम मुसलमानों, तमाम इंसानों को चाहिए कि पोल्यूशन के ख़ात्मे के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से इंसानों और जानवरों को महफूज रखने के लिए ज़रूरी और लाजमी है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी की हिफाजत करें, क्योंकि इस सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी एक भी पेड़ लगाएगा तो जब तक इंसान और जानवर उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। इसी तरीके ऐसे पानी को वेस्ट करने को एक गुनाह अजीम करार दिया गया है और मज़हब इस्लाम ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि समुंदर, नदियाँ और नहरें ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, इनको पोल्यूशन से इनकी हिफाजत करना हम सब का बुनियादी इस्लामी फरीज़ा है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो तब भी तुम्हें पानी बर्बाद और वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके से इस फतवे में इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि मज़हब इस्लाम ने इस बात से भी मना किया है कि किसी को भी किसी भी ग्रीन प्लांट को या किसी भी खेती को और खेत में फसल को कतई भी आग नहीं लगानी है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बड़ा गुनाहगार होगा। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुम जंग की हालत में हो तब भी तुमको अपने दुश्मनों के भी एरिया के खेत खलियानों को और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। लिहाजा हम सबका ये मानना है कि अगर हम लोग इन बातों पर अमल करने लगें तो जो ओजोन लेयर को तेज़ी से नुकसान पहुँच रहा है उससे हम लोग अपने इस अर्थ को, अपने इस दुनिया को बचा सकते हैं और इस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से भी लोगों की हिफाजत करने वाले बन। जम्मू में बस पलटने की घटना सामने आई है। जम्मू के कलीट गांव के पास एक बस पलटने से 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अखनूर के उप जिला अस्पताल में ले जाया गया। 3 को आगे के इलाज के लिए जीएमसी जम्मू भेजा गया है। रूस द्वारा बुनियादी ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाने और पूर्वी प्रांत में बढ़त हासिल करने का दावा किए जाने की एक दिन बाद यूक्रेन ने रविवार देश के अधिकांश हिस्सों में आपातकालीन बिजली कटौती लागू कर दी। ऊर्जा संयंत्रों को लक्ष्य बनाकर शनिवार को ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जाने के बाद यूक्रेन के 3 इलाकों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है। इन हमलों से कम 19 लोग घायल हुए हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है। चिलमिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों का तापमान 45 के पार पहुंच चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। वहीं मानसून को लेकर भी आईएमडी ने बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।